नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ। मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, हेल्दी रखें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, इनफर्टिलिटी इन मेल। जैसे कि मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया था, इनफर्टिलिटी इन फीमेल, महिलाओं में बांझपन को हमने डिस्कस किया था मेरी पहली वीडियो में। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देखें कि किन किन कारणों से महिलाओं में बांझपन की समस्या आती है और क्या क्या उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहता है। तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी इन मेल, क्या क्या इसके कारण रहते हैं, क्या कैसे हमें पता चलेगा मेल इनफर्टाइल है, क्या क्या टेस्ट हमें करवाने पड़ेंगे और किस तरह से होम्योपैथी से इसका रूट इलाज किया जा सकता है, परमानेंट इलाज किया जा सकता है। यस, होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट संभव है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी इन मेल। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी, जैसे कि मैंने मेरी पहली वीडियो में डिस्कस किया, इनफर्टिलिटी का मतलब है 1 साल तक 12 महीने तक इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड करने के बाद भी कोई कपल कंसीव करने में अनेबल रहता है, कंसीव नहीं कर पाता। वो किसी भी कारणों से हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनफर्टिलिटी इन मेल। तो इसमें क्या क्या कारण रह सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक कपल अनेबल रह सकता है कंसीव करने में। तो हम कॉज डिस्कस करते हैं कि हम बात करें किस तरह से एक मेल इनफर्टाइल हो सकता है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जो वाइट डिस्चार्ज एक मैन इजैकुलेट करता है, उसको सीमन कहा जाता है। और सीमन बना होता है स्पर्म प्लस फ्लूइड से। जो हमारा स्पर्म है वो टेस्टिस से आता है और जो फ्लूइड है स्टेट ग्लैंड से आता है, जो हमारी ग्लैंड्स रहती हैं उनसे आता है। तो सीमन जो है वो स्पर्म और फ्लूइड से मिलकर बना होता है। अगर किसी भी तरह से सीमन में कोई डिफेक्ट आता है तो मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आता है लो स्पर्म काउंट। अगर 15 बिलियन से कम हमारा स्पर्म काउंट आ रहा है तो उसको लो में काउंट किया जाता है। इससे भी इनफर्टिलिटी के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। हमारा एबनॉर्मल स्पर्म, या अगर उसकी कोई शेप में स्पर्म की चेंज आ जाता है, अनयूजुअल वो रहती है, तो उससे भी मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लो स्पर्म मोटेलिटी। अगर मोटेलिटी ही कम है स्पर्म की, वो रीच ही नहीं कर पाएगा एग तक, वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। मोटेलिटी कम कैसे हो सकती है, या ये होती है डायबिटिक पेशेंट्स में, मम्स के केसेस में ये देखी जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में ये देखी जाती है, पेरियस की वजह से। तो जो अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन पेशेंट को ऑलरेडी है तो उसका स्पर्म मोटेलिटी कम होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, जिस तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर इन्फेक्शन मिलते हैं, गोनोरियल इन्फेक्शन होता है, HIV इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस केस में भी मेल इनफर्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ अनहेल्दी हैबिट्स जिनकी वजह से स्पर्म काउंट रिड्यूस हो सकता है। अल्कोहल कंजप्शन की कंडीशन है, अगर अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है पेशेंट तो उनमें भी इनफर्टाइल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला स्टीरॉयड जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे पॉपुलर है आजकल एथलीट्स और बॉडी बिल्डिंग्स में, अगर एक्सेस यूज़ हो रहा है स्टीरॉयड्स का, तब भी स्पर्म का जो काउंट है वो कम ही मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग की अगर हैबिट है, अगर हैबिचुअल स्मोकर कोई है तो उसमें भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस 99% रहते हैं। अगला है हमारा टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स। अगर कोई ये सप्लीमेंट्स ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, तो रिड्यूस हमारा जो स्पर्म काउंट है उसके होने के चांसेस रहेंगे। इन सारी हैबिट की वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला हमारा कारण है एक्सपोजर टू एनी केमिकल, या जो केमिकल वर्कर होते हैं, जिस तरह से लेड हो सकता है या पेस्टिसाइड हो सकते हैं। अगर इनके एक्सपोजर में मेल है जो ज़्यादा रहते हैं तो उनमें इनफर्टाइल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
हमारी कंडीशन है ओवरहीटेड टेस्टिकल्स, जैसे कि वेरिकोसील की कंडीशन में हो जाता है। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी वेन है स्क्रोटम और टेस्टिस की, वो एनलार्ज हो जाती है, स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हमारा अनडिसेंट टेस्टिकल्स, ये 4 डिलीवरी में से 3 जो बेबी बॉय होते हैं उनमें मिल सकता है, प्री मैच्योर बेबी में मिल सकता है, जिसमें टेस्टिकल्स जो हैं हमारे स्क्रोटम में प्लेस ही ना हो पाए टाइमली, उनको अनडिसेंट टेस्टिकल्स बोला जाता है। हमारा एज फैक्टर, अगर एज जो है जो मेल है उनकी 40 प्लस हो चुकी है, 40 से 45 के से ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें जो है डिक्लाइन पीरियड आ जाता है, इनफर्टाइल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओवरवेट, अगर वेट में हमारे जो मेल है वो ज़्यादा हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या फिर लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा स्ट्रेस कंडीशन। अगर स्ट्रेस में अगर हमारा जो मेल है वो वर्क पे हो सकता है, वर्क प्लेस, फैमिली प्लेस दोनों पे हो सकता है। अगर स्ट्रेस फैमिली में या फिर लाइफ में ज़्यादा है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला है हमारा कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे कीमोथेरेपी होती हैं, अगर वो हुई हैं उसकी वजह से भी जो हमारा स्पर्म काउंट है और जो मोर्टेलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, देखी गई हैं केसेस में, तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस इन केसेस में भी ज़्यादा पाए गए हैं। इंजरी, किसी भी कारण से अगर इंजरी हुई है रिप्रोडक्टिव किसी भी ऑर्गन को, तो भी इनफर्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे। आगे पढ़ते हैं हम, ये कॉज किन किन कारणों से मेल में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो टाइमली अगर इनको हम डायग्नोस करा लें और हमें कारण पता चल जाए तो ये ट्रीट इजीली हो सकता है, और होम्योपैथी से ये 99% ठीक होने के चांसेस रहते हैं। होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है। तो आगे हम बढ़ते हैं तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी को देखा जाता है। इसमें सीमन कलेक्ट करके लेबोरेटरी में दिया जाता है, जिसके बाद ये टेस्ट होकर आते हैं। अगला है हमारा ब्लड टेस्ट, जिसमें हार्मोन लेवल, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल है, हार्मोन लेवल को हम चेक कर सकते हैं, जिससे इनफर्टाइल होने के जो चांसेस हैं वो पता चलेंगे। हमारा जेनेटिक कॉज, जेनेटिक जो टेस्टिंग होती है उनसे हम जेनेटिक कॉजेज़ को पता कर सकते हैं कि किन किन कारणों से हमारे जो मेल है वो इनफर्टाइल है। तो ये थे हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा मेल इनफर्टाइल है। टाइमली अगर हम कॉजेज़ को रूल आउट कर लें कि किन कारणों से मेल इनफर्टाइल है, तो उसका ट्रीटमेंट इजीली हो सकता है। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे इसका परमानेंट इलाज संभव है। तो आप अपने आसपास ही किसी होम्योपैथ से जाकर संपर्क करें, उनको केस दें और उनकी सलाह से मेडिसिन लें। पर केस टेकिंग करने के बाद और डायग्नोस्टिक जो हमारे टेस्ट हैं उनको कराने के बाद उसका जो इलाज है वो किया जा सकता है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे इलाज संभव है। आज का हमारा टॉपिक इनफर्टिलिटी इन मेल। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डिस्कस किया है इनफर्टिलिटी इन फीमेल, महिलाओं में बांझपन के कारण और जो भी इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वो देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मैं किन टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ जो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो भी नीडी वन है जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है उनको शेयर करें, जिससे उनको ये पता करने में आसानी हो कि किन किन कारणों से उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है, वो रूल आउट कर सके। सो मच होप दिस हेल्प। नमस्कार।